हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी असिस्टमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट 3 की, जिसमें यूनिट 3 हम एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। यूनिट 3 है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसका पहला टॉपिक है हमारा परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ए टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम इसका मीनिंग क्या है। वह परीक्षण जिसके मापन परिणाम मापनकर्ता की व्यक्तिगत मान्यताएं जैसे कि पसंद, नापसंद, धारणा आदि से प्रभावित नहीं होते, उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मापन करे, मापन परिणाम समान होते हैं, उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं और उसके इस गुण को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी परीक्षण, मान लीजिए कोई भी परीक्षण है जिसमें मापन करें हम या परिणाम करें, मापन परिणाम या मापनकर्ता की जो भी मान्यताएं होती हैं जैसे कि उसकी पसंद है, नापसंद है, धारणा है, उससे परीक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, हम कोई भी टेस्ट करें, ठीक है, उस पर उसकी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके द्वारा जो व्यक्ति का मापन है, मापन परिणाम है, वो समान ही रहते हैं। ठीक है, उसमें अगर उसकी पर्सनल चॉइस को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ पसंद है, किसी बच्चे को कुछ पसंद है, अगर हम उसकी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग उनका मापन करने लगे तो फिर वो मापन एक्यूरेट नहीं होगा। इसीलिए जो उनकी पसंद नापसंद धारणाएं हैं वह टेस्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं और इसको हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। ठीक है, उनके जो परिणाम निकलते हैं वो समान निकलते हैं, इसीलिए उन्हें वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं और इसी गुण को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हमारा रहेगा वस्तुनिष्ठता की, परीक्षण की वस्तुनिष्ठता ज्ञात करने की विधि। अब यह है टेस्ट को, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उसकी ये विधि है। किसी भी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता की जांच सहसंबंध गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ कॉलरेशन से ज्ञात की जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉलरेशन का। ठीक है, किसी एक परीक्षक से दो विभिन्न अवसरों पर उत्तर पुस्तिका के प्राप्तकों के मध्य सहसंबंध गुणांक को सूत्र ज्ञात करते हैं। मान लीजिए आपके लिए कोई भी दो उत्तर पुस्तिका हैं जिसमें एक का जो गुणांक है वो दूसरा है, दूसरे का गुणांक दूसरा है, दोनों में हमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना होता है, जिसका सूत्र होता है हमारा R = n साई एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। ठीक है, अपॉन में √n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट में n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। क्या ज्ञात करने के लिए, परीक्षण की वस्तुनिष्ठता ज्ञात करने के लिए। वो हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, सहसंबंध गुणांक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये जो R है हमारा, R हमारा सहसंबंध गुणांक कहलाता है एंड इसमें ये जो n है इसमें n उत्तर पुस्तिका की संख्या होती है एंड x और y जो है हमारे दो विभिन्न अवसरों पर प्राप्त प्राप्तांक। मान लीजिए दो उत्तर पुस्तिका हैं, दो उत्तर पुस्तिका, एक x है एक y है, दोनों के जो प्राप्तांक हैं वह हैं x और y। इस परीक्षण में, जिस परीक्षण में r का मान 1 के निकट होगा वह परीक्षण उतना ही अधिक वस्तुनिष्ठ होगा। गुणांक मान 1 होने पर परीक्षण पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ होगा। मान लीजिए जैसे कि R है, सहसंबंध गुणांक R के नज़दीक आया है, ठीक है, उसका मतलब है कि वस्तुनिष्ठ उसका अधिक है। अगर एक बिल्कुल 1 है, R = 1 है, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, यह इसके निकालने की विधि है। इसमें यही एक लिमिट्स होती है या इसका एक कंडीशन मान लीजिए कि R = या तो 1 होगा या R = उसके नज़दीक होगा। ठीक है, इस यूनिट में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परीक्षण की विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है हमारी, यदि किसी परीक्षण द्वारा मापीय गुणों मापन सही ढंग से किया जाता है, मतलब कि किसी टेस्ट का गुणों के आधार पर मापन किया जाता है, मतलब गुणों के आधार पर उसका मेजरमेंट किया जाता है और किसी प्रकार की मापन त्रुटि नहीं होती है और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं निकली है, तो ऐसे परीक्षण को हम क्या कहते हैं, रिलेबिलिटी ऑफ टेस्ट कहते हैं और इस गुण को विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हम टेस्ट है उसका परीक्षण कर रहे हैं, किसके आधार पर, गुणों के आधार पर, और उसमें कोई भी त्रुटि हमारी नहीं निकली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेबिलिटी ऑफ ए टेस्ट और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। कुछ बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, अब हम देख लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे N स्टेंसी महोदय के शब्दों में कहा गया है, परीक्षण की विश्वसनीयता भिन्न अवसरों पर अथवा समतुल्य पथों के विभिन्न विन्यासों पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंकों की संगति बताती है। स्टोनडोला व स्टर्न के अनुसार ये बताया गया है कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को किसी समूह के व्यक्तियों के लिए समतुल्य परीक्षण पर प्राप्तांक 2 या 2 से अधिक
विन्यासों के मध्य सहसंबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये कुछ विद्वानों ने अपने अपने तथ्य दिए हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनको पेपर में मेंशन कर सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन के रूप में। नेक्स्ट है हमारा, कुछ विद्वानों ने परीक्षण की विश्वसनीयता को विश्वसनीयता के गुणों के आधार के रूप में परिभाषित किया है। जैसे कि विश्वसनीयता गुणांक से तात्पर्य वास्तविक प्राप्तांकों के प्रसरण, ठीक है, रो टी स्क्वायर का कुल प्राप्तांकों के परीक्षण रो एक्स स्क्वायर के अनुपात से होगा। यहाँ कुल परीक्षण सत्य परीक्षण एवं त्रुटि प्रसरण का योग होगा। ये उन्होंने, कुछ विद्वानों ने इसका ये एक सूत्र दिया है, क्या ज्ञात करने के लिए, विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है विश्वसनीयता गुणांक का क्या सूत्र होता है, तो आपको डालना है विश्वसनीयता गुणांक इक्वल टू सत्य प्रसरण बटे कुल प्रसरण। सत्य प्रसरण क्या होता है, रो टी स्क्वायर, और कुल प्रसरण होता है रो एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कई बार MCQs में या 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्वसनीयता गुणांक का सूत्र बताइए। अब हम बात करते हैं परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ, कि हम इसको कितनी विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। मेनली तो हम इनको 6 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 विधियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं, जिनको पेपर में भी जिसके बारे में पूछा गया है। पहली विधि होती है हमारी परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, ठीक है। पहली विधि हमारी होती है परीक्षण पुनः परीक्षण विधि। इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है R=n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन √n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर एंड n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है, जो r है हमारा, r है सहसंबंध गुणांक, x और y हमारे हैं प्रथम और द्वितीय अवसरों के प्राप्तांक, और n है हमारा समूहों के छात्रों की संख्या, ठीक है। ये हमारी होती है पहली विधि। दूसरी विधि है हमारी समान प्रारूप विधि। इस समान प्रारूप विधि में क्या होता है कि जो भी हमारे x और y होते हैं, ठीक है, वो उनका जो प्रारूप होगा वो सेम होगा। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं, ठीक है। समान प्रारूप विधि का दूसरा नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसको कोफिशिएंट, समान प्रारूप विधि को ही कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। थर्ड है हमारी अर्धविक्षेत्र विधि, ठीक है, अर्धविक्षेत्र विधि, ठीक है। चौथी विधि है हमारी तर्कयुक्त समानता विधि। पांचवी है हमारी हॉर्यूट विधि, ठीक है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ठीक है, हॉर्यूट विधि। थर्ड है हमारी मापन की मानक त्रुटि विधि, ठीक है। मेनली जो परीक्षण होता है वो हमारी हॉर्यूट विधि और परीक्षण पुनः परीक्षण विधि के द्वारा ही होता है। छठी है हमारी मापन की मानक त्रुटि विधि। अब देखते हैं परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक हैं जो परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं, जैसे कि परीक्षण की लंबाई, परीक्षण की सहजातीय, परीक्षण की विभेदन क्षमता, परीक्षण का कठिनाई स्तर, परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, योग्यता प्रसार, गतिशीलता, विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ। ये कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं जिन्हें आप पेपर में लिख के आ सकते हैं, और लिख के ज़रूर आइएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिससे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ये आप ज़रूर लिख कर आइएगा। अब बात करते हैं परीक्षण की वैधता के बारे में, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, इसका क्या अर्थ है, यदि परीक्षण छात्रों के उन गुणों अथवा योग्यताओं का मापन करता है जिनके मापन के लिए उसका निर्माण किया गया है, तो ऐसे परीक्षण को वैध परीक्षण कहते हैं और उस गुण को उसकी वैधता कहते हैं। इसका मतलब ये है, ऐसा परीक्षण जो छात्रों के उन गुणों और योग्यताओं का मापन करता है। मान लीजिए किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई योग्यता है, किसी में कोई योग्यता है, इसीलिए प्रत्येक छात्र को उसके गुणों और उसकी योग्यताओं के आधार पर मापन किया जाता है। उसको समान रूप से मापन नहीं किया जा सकता, बल्कि गुणों और उसकी योग्यताओं के आधार पर उसका मापन किया जाता है। जैसे कि अलग अलग छात्रों में अलग अलग गुण होते हैं, तो अलग अलग छात्रों को उसके गुणों के आधार पर उसका मापन किया जाए और उस मापन के लिए और उसका निर्माण किया जाए, ठीक है। ऐसे परीक्षण को हम वैध परीक्षण कहते हैं और इस गुण को हम उसकी वैधता कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इसकी डेफिनेशन है। कोर्नबैक के अनुसार किसी परीक्षण की वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया हो, ठीक है। यदि कोई परीक्षण उन गुणों अथवा योग्यताओं का मापन करता है जिनके मापन के लिए उसका निर्माण किया गया है, तो परीक्षण के इस गुण को परीक्षण की वैधता कहते हैं। सेम चीज़ जो मैंने आपको मीनिंग में डिस्कस करी है, वही इसकी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं हम वैधता के प्रकार के बारे में। केनबर्ग ने वैधता के 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। ये अलग अलग जो हैं महोदय, उनके अनुसार ये सारी प्रकार मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि कोनबर्ग ने वैधता के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? पूर्व कथन वैधता, विषय वस्तु वैधता,
समीपवर्ती रचनात्मक वैधता। और फ्रीमैन ने वैधता के 4 प्रकार बताए, कौन कौन से? क्रियात्मक वैधता, कार्यात्मक वैधता, अव्ययात्मक वैधता और अनुभाविक वैधता। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्मस्टेडर। ठीक है, हेल्मस्टेडर ने वैधता के 3 प्रकार बताए हैं, विषय वस्तु वैधता, अनुभाविक वैधता और रचनात्मक वैधता। नेक्स्ट है हमारा जॉर्डन ने वैधता के 2 भागों में विभाजित किया है, आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता। ठीक है, ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, संघ के द्वारा वैधता की 3 प्रकार में की गई है, जैसे कि विषय वस्तु वैधता, कसौटी संबंधित वैधता और रचनात्मक वैधता। ये हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ महोदय हैं, जिन्होंने अपने अपने आधार पर अपने अपने अनुसार वैधता के प्रकार बताए हैं। वैधता ज्ञात करने की ये कुछ विधियां हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पहला है सरल सहसंबंधित विधि। ये सरल सहसंबंधित विधि है जिसका सूत्र होता है हमारा R समेशन fxy माइनस समेशन fx मल्टीप्लाई समेशन fy अपॉन n समेशन fx स्क्वायर माइनस समेशन fx का होल स्क्वायर n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये कुछ सरल सहसंबंधी विधि का सूत्र है जिसमें कि r जो है सहसंबंधित गुणांक है, n समूह के सदस्यों की संख्या है, समेशन हम सभी जानते हैं योग है, और x और y जो है प्रथम चर के माने गए मध्यमान हैं और y द्वितीय चर के माने गए मध्यमान हैं। दूसरी विधि है हमारी द्विपाक्रम से संबंधित विधि। ठीक है, और इसका सूत्र है RBIS मतलब 20 MP माइनस MQ अपॉन रो T मल्टीप्लाई अंडर रूट में रो Q। ठीक है, जिसमें R20 इक्वल टू सहसंबंधित गुणांक, MP प्रथम वर्ग का मध्यमान, MQ द्वितीय वर्ग का मध्यमान, जो रो है वो है प्रथम वर्ग के व्यक्तियों का समानुपाती, Q जो है द्वितीय वर्ग के व्यक्तियों का समानुपाती होता है, और रो T इक्वल टू संपूर्ण समूह के मानक विचलन। ठीक है, चौथी हमारी होती है, तीसरी हमारी होती है, सॉरी ये गलती से लिख गया है यहाँ पे 4th, तीसरी हमारी होती है चतुष्कोष्ठिक सहसंबंधित विधि। ठीक है, जिसका सूत्र होता है cos 180 डिग्री अपॉन 1 प्लस AD अपॉन BC, जहाँ पे जो R1 है वो सहसंबंधित गुणांक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने के कारक। सबसे पहला होता है मापन के उद्देश्य, दूसरा परीक्षण में साहमिक विषय वस्तु को दिया गया महत्व, तीसरा प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों का कठिनाई स्तर, परीक्षण प्रश्नों की भाषा, परीक्षण की लंबाई, परीक्षण निर्देशक, व्यक्ति तथा समूह की संस्कृति, व्यक्ति अथवा समूह की प्रतिक्रिया प्रवृत्ति। ठीक है, ये कुछ हमारे जो हैं ये प्रभावित करने वाले कारक हैं परीक्षण की वैधता को। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं परीक्षण के मानक। परीक्षण के मानक ये हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा, परीक्षण के मानक। ठीक है, नॉर्म्स ऑफ ए टेस्ट। भौतिक मापों, ठीक है, भौतिक मापों फिजिकल मेजर की तरह शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक मापों में वास्तविक शून्य की संकल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक मापों की इकाई ना होने के कारण शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक मापें अर्थहीन होते हैं। ठीक है, अर्थहीन होते हैं। इनको अर्थयुक्त बनाने के लिए कुछ संदर्भ बिंदुओं की खोज की गई। ऐसे संदर्भ बिंदुओं को ही मानक कहा जाता है। इन मानकों की सहायता से ही छात्रों को किसी परीक्षण पर वास्तविक उपलब्धि की व्याख्या की जा सकती है। नॉर्म्स क्या होते हैं? जीरो को हटाकर जितने भी संदर्भ होते हैं, ठीक है, संदर्भ बिंदु होती हैं, जीरो को हटाकर जितने भी संदर्भ बिंदुआँ होती हैं उन्हें हम मानक कहते हैं। ठीक है, शून्य को जो है वास्तविक और शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मापों में वास्तविक शून्य की संकल्पना जो है नहीं की जा सकती है। इसीलिए कुछ उन्होंने शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे संदर्भ और बिंदुओं की खोज की जिसे हम मानक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रेमर्स, गेज तथा रूमल के अनुसार ये एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पन्दान स्तर है। ठीक है, मानक किसी परीक्षण पर प्राप्त प्राप्तांकों के वे परिवर्तित आधार बिंदु हैं जिनके आधार पर प्राप्तांकों की व्याख्या की जा सकती है, उनकी संक्षिप्त स्थिति स्पष्ट की जाती है। ठीक है, मानकों के ये जो प्रकार हैं, कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि आयु मानक है, कक्षा मानक है, संतांश मानक है, मानकीकृत मानक, प्राप्तांक मानक है। ठीक है, और जो अच्छे मानकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? नवीनता, प्रतिनिधित्वता, सार्थकता और तुल्यता। ठीक है, ये मानकों की विशेषता हैं। ये मैंने कुछ टॉपिक जो जिस प्रकार से आप एग्ज़ाम में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या लिख कर आइएगा, उस तरह से मैंने आपसे ये टॉपिक सारे डिस्कस करे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस यूनिट को, ये मेन टॉपिक मैंने ये 4 टॉपिक हैं। ठीक है, इस यूनिट के 3rd यूनिट के 4 टॉपिक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने आपसे
डिस्कस करें। वैसे तो यूनिट 3 में बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, लेकिन वो मैं नहीं चाहती कि आप उन टॉपिकों को पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करें या उन टॉपिकों को जैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ के मत जाइएगा, लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप खाली यूनिट 3 में ये 4 टॉपिक हैं मेन, इन चारों टॉपिकों को आप ज़रूर कवर करके जाइएगा, ठीक है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।